नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 2 फरवरी को आपका एसएससी का सभी शिफ्टों का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी शिफ्ट में पूछे गए 80 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका मेडागास्कर जो चेक गणराज्य है वहाँ का आपका राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भारत में। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो भारतीय विदेश सेवा है आईपीएस के अधिकारी हैं बंडारू विल्सन। ठीक है, तो बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बंडारू विल्सन आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल्सन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो आपका ये राजदूत नियुक्त होने से पहले आपका विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो बाउल की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल में और भी जो नृत्य हैं वो हैं आपका, तो जैसे कि आपका लाठी जो नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा आपका गंभीरा जो नृत्य है आपका ये भी पश्चिम बंगाल का है। ढाली, जतरा और बाउल और छाऊ और संथाली डांस, ये सभी जो नृत्य हैं दोस्तों ये आपके बता दें तो ये आपके कहाँ के हैं? तो आपके पश्चिम बंगाल के ही हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रोजगार गारंटी योजना आया था आपका मनरेगा वाला आया था कि भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर शायद आपका 2009 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की बात रोजगार गारंटी योजना की बात करेंगे मनरेगा का, तो ये आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है पहले वो जान लीजिए। आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2019 को विधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2009 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आपका मनरेगा, पहले मनरेगा का नाम पहले दोस्तों आपका नरेगा था, एमजी नहीं था। एमजी का नाम है आपका 2009 में जोड़ा गया था। देखिए, मनरेगा संसद के दोनों सदनों से पारित होने वाला आपका 25 अगस्त 2005 को ये कानून रूप ले सका था। इसका नाम नरेगा था। ठीक है, जब 2005 में आपका लागू हुआ था तब उसका नाम दोस्तों आपका क्या था? तो उसका नाम आपका नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 को इसके साथ आपका महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था, तभी से ये आपका महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा कहा जाता है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो आपका कि क्या कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों आपका कौन करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो आपका राज्यपाल करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल या और भी कोई एक होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक बहुमत नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास ही होता है। इस बात का ये मतलब है कि जिस प्रकार आपका जो केंद्र में मतलब कि केंद्र की सरकार में आपका जो राष्ट्रपति हैं उनके पास वो कार्यकारी शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति आपके प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी प्रकार राज्यों में आपके राज्यपाल के पास सिर्फ कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक शक्ति आपके मुख्यमंत्री के पास ही है और इसका जो नियुक्ति है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आया था, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपको बता दें केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनके पास है? तो श्री अश्विनी वैष्णव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इनके पास देखिए रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी के पास हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मंत्रालय के बारे में चर्चा कर लें तो आपका आता है पहले तो प्रधानमंत्री जो कि आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा गृह मंत्री की बात करेंगे तो ये आपके अमित शाह जी हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह जी के पास ही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय दोस्तों आपके किसके पास है? तो ये आपका अमित शाह हो गए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय दोस्तों आपका राजनाथ सिंह के पास है। आपका जो रेल मंत्री है, रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा आपका ये जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं ये आपके मनसुख मंडाविया हैं। इसके अलावा बात करें आपका
वित्त मंत्री का, तो आपका वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि हाल ही में कल बजट पेश हुआ है, तो आपका वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है, वो आपका निर्मला सीतारमण जी है। इसके अलावा खेल मंत्री दोस्तों आपका अनुराग ठाकुर हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी जो मंत्रालय है उसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे अभी तक के तैयार किए गए कुल 58, यहाँ तो 48 शिफ्ट का अभी अपडेट है, अभी तक आपका 56 शिफ्ट, आज मिला के 56 शिफ्ट का एग्जाम होगा, जिसमें से कुल आपका 901,000 जो प्रश्न है उसके उत्तर को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सम्मिलित किया गया है। उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्यूज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी शुल्क 20 रुपये रखा गया है, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो शुल्क आपको 30 रुपये देना होगा। इसके साथ ही ज़्यादा जानकारी आपको पेटीएम नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो जब तक एग्ज़ाम रहेगा, आपका मान लीजिए 13 तक एग्ज़ाम है, तो 13 तक आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा ये खासियत आपका यही है, क्योंकि पीडीएफ से ही आपका सारा जो प्रश्न है वो आपके बन रहे हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में पहला सेंचुरी मारने वाला प्लेयर कौन है, ठीक है। पहला नहीं, किसी फॉर्मेट में नहीं पूछा गया था, आपका टेस्ट प्लेयर में पूछा गया था, तो टेस्ट प्लेयर में भी आपका वही प्लेयर शतक मारे हैं जो कि आपका सभी फॉर्मेट में पहला है। तो इसका राइट आंसर आपका लाला अमरनाथ इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो लाला अमरनाथ के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। लाला अमरनाथ ने 15 दिसंबर 1933 को इंग्लैंड के खिलाफ बॉम्बे में 118 रनों की पारी खेलकर शतक लगाया था। तो इसका राइट आंसर आपका लाला अमरनाथ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका, और बता दें ये इनका आपका पर्दापण मैच था, मतलब कि ये आपका डेब्यू ही किए थे उस मैच में, ठीक। अगला दोस्तों आपका ये तो आपका टेस्ट में हो गया। इसके अलावा वनडे में बात करेंगे तो भारतीय टीम की तरफ से वनडे में पहला शतक किसने लगाया था, तो कपिल देव ने लगाया था। कपिल देव की बात करें तो 1983 में आपका जब भारत विश्व कप जीता था तो उस समय के कप्तान थे कपिल देव ही। इसके अलावा T20 की बात करेंगे तो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय T20 में प्रथम शतक लगाने का जो कीर्तिमान है वह आपके सुरेश रैना के नाम है। तो सुरेश रैना आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका 60 गेंदों में सामना करते हुए 101 रन जो आपके लगाए थे। तो T20 में सुरेश रैना, वनडे में आपका कपिल देव, और आपका टेस्ट में आपका लाला अमरनाथ आपको मालूम चल ही गया होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लोहा एवं इस्पात कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन में दोस्तों हथकरघा, खनिज और कृषि उद्योग दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका खनिज उद्योग इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। लोहा इस्पात है जो कि आपका खनिज उद्योग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें हथकरघा उद्योग का, तो हथकरघा उत्पाद बनाने के लिए जो प्रसिद्ध इसमें बेडशीट, आपका टोवेल, रुमाल, कपड़े की कतरन, तकिया कवर, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके हथकरघा उद्योग से रिलेटेड हैं। इसके अलावा खनिज से बात करेंगे तो खनिज आधारित उद्योगों में आपका लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग और मशीन उपकरण, सीमेंट, मूलभूत एवं हल्के रसायन तथा उर्वरक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका खनिज उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि उद्योग की बात करेंगे तो कृषि उद्योग एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न औद्योगिकी प्रसंस्करण और विनिर्माण गतिविधियों का समावेश कृषि पर आधारित कच्चे माल पर होता है और उन गतिविधियों में सेवाओं को ही समाहित करता है जो इनपुट के रूप में कृषि से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, अंबेडकर ने दलित पार्टी की स्थापना कब किया था, ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो बात करें अंबेडकर DCF तो दलित वर्ग फेडरेशन की जो स्थापना है आपका 1930 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें 1935 में यह आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी स्थापना किए थे। इसके अलावा बात करें भीमराव अंबेडकर का, तो इनका जो जन्म है आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मृत्यु आपका 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। और ये आपका ये संविधान मसौदा समिति के सदस्य के रूप में परिवर्तित हो गए थे। वो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में बदल गए और भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार को ध्यान में रखा गया था, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बात करें तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जिसका जो मुख्यालय है वो आपको बता दें तो आपका कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका स्थित हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड का जो स्थापना है
वो दोस्तों किस लिए कब किया गया था? तो आपका 12 जुलाई 1982 को विकास सहायता और गरीबी में लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों देखिए यह पूछा गया था, एक था कि किस एक की राज्य और जिला की सड़कों को, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि उसको क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन ये था कि किसी राज्य और जिला की सड़कों को जो आपस में जोड़ता है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन में आपका सड़क संगठन था, राजमार्ग था, राजकीय राजमार्ग था, इस प्रकार करके आपका ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से आपका राज्य राजमार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए राज्य राजमार्ग कहते हैं किसको है कि जो सड़कें किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ती है, साथ ही उन्हें राजमार्गों से जोड़ती है, उन्हें राजमार्ग या राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। ये सड़कें राजमार्ग सरकार के द्वारा बनाई जाती है और इनकी देखभाल का जो उत्तरदायित्व है वो आपका राज्य सरकार के पास ही होता है। ठीक है, एक राज्य राजमार्ग, राज्य सड़क या राजमार्ग आपका प्रांतीय सड़क या आमतौर पर एक सड़क है जिसे उपराष्ट्रीय राज्य प्रांत द्वारा गिना या बनाया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि बच्चों की रक्षा करने को कहते हैं से शिलालेख, किस टाइप का कोई क्वेश्चन था, ये आपका भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, लेकिन आपका जो प्रश्न है क्लियर आपका नहीं है। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आपसे गुजारिश है कि प्रश्न को आप लोग सही लैंग्वेज में टाइप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, को पूछा गया था कथक से पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कथक का पुरस्कार किसको मिला है। तो अभी तक तो इसका ईयर भी नहीं मालूम चल पाया है या कौन सा पुरस्कार मिला ये भी नहीं पता चल पाया है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपका पुरस्कार है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा हिंदी की बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में आपका देखिए एक सिंह का प्रवाची शब्द आपको देखने को मिला था, सिंह का प्रवाची शब्द। इसके अलावा जातीय का विलोम शब्द था एक आपका, ये देखने को मिला था। इसके अलावा ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो आपका इजी टू मॉडरेट ही पेपर है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, और जिस प्रकार से और भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त होंगे इसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे या आपका यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी कर देते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए शायद आपको देखने को मिला था, भारत का विदेश सचिव आपको देखने को मिला था कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। ठीक है, तो विदेश सचिव की बात करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका हर्षवर्धन श्रृंगला आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा विदेश सचिव ये हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम जयशंकर के पास आपके विदेश मंत्रालय की पद है। इसके अलावा विदेश सचिव का नियुक्तिकर्ता कौन है? तो आपको बता दें विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक कैबिनेट की अपॉइंट कमेटी ने विदेश सचिव को विनय क्वात्रा के नाम पर मंजूरी दिया है। ठीक है, देखिए विदेश सचिव एक बार कन्फर्म आप लोग कर लीजिएगा, विनय क्वात्रा है या आपका हर्षवर्धन श्रृंगला है। मेरे ख्याल से आपका विनय क्वात्रा है, विनय क्वात्रा से पहले शायद आपके हर्षवर्धन श्रृंगला जी आपके विदेश सचिव रहे थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार कौन सा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आपका कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा कौन से माह में मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको बता दें दशहरा पूजा दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा का यह पावन पर्व है जो कि हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका अश्विनी माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका रक्षाबंधन का, जो कि आपका फर्स्ट सेकंड सीट में पूछा गया है कि वो आपका इंग्लिश का कैलेंडर दिया गया था, हालांकि तो ये आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपका श्रावण माह में और होली दोस्तों आपका फागुन में मनाया जाता है। ठीक है, तो दशहरा दोस्तों आपका अश्विनी माह में, रक्षाबंधन आपका श्रावण माह में, होली दोस्तों आपका फागुन में। इसके अलावा दोस्तों दीपावली कब मनाया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मोकामा विधान उपचुनाव 2022 कौन जीती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमको ये बहुत पहले भी पूछा गया है और जितने भी आपके उपचुनाव हुए हैं सबको हम आपको बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में कितना हुआ है, टोटल 4 हुआ है, जिसमें से आपका मोकामा क्षेत्र भी था जहाँ की विजेता जो बनी है वो दोस्तों आपका नीलम देवी बनी है जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी से संबंधित है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको हम ट्रिक भी बताए थे इसको याद रखने का, शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए आपके जो मोकामा क्षेत्र से नीलम देवी जो विजेता बनी थी उसका जो ट्रिक आपको बताए थे मकाम की नीलामी या मोकामा की नीलामी से आपको इसको याद रखना था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 3 और उपचुनाव हुए हैं बिहार में,
आपका सेकंड नंबर का आपका बोचहा है, जो कि यहाँ के विजेता अमर कुमार पासवान बने हैं। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, जो कि आपके राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित है। इसका भी ट्रिक दोस्तों हमने आपको बताया था कि बोस हमारा पास हो गया। ठीक है, तो बोस हमारा पास हो गया का मतलब बोस से बोचहा आपको याद रखना था और पास से आपका अमर कुमार पासवान याद रखना था। इसके अलावा ये एक और ट्रिक आपको बनाए थे कि बोस अमर रहे, बोस अमर रहे से बोस से बोचहा, अमर रहे से अमर कुमार पासवान। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अगला जो आपका पूछा जाएगा तो आप भूलिएगा नहीं। एक क्वेश्चन देखिए, गोपालगंज से भी आपका उपचुनाव हुआ है। गोपालगंज से विजेता बनी थी कुसुम देवी, तो यहाँ के जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी। इसका जो ट्रिक आपको बताए थे, गोपाल की कसम। ठीक है, गोपाल की कसम, आप लोग कसम खाते होंगे तो गोपाल की कसम खा लेना है कि गोपाल से गोपालगंज और कसम से आपका कुसुम देवी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक और विधानसभा उपचुनाव हुआ था कुरहनी क्षेत्र का। कुरहनी क्षेत्र से आपका केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीते थे, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। इसका जो आपको ट्रिक बताए थे, कर से केदार या हानि होने पर केदारनाथ जी के प्रसाद करो। ठीक है, तो हानि होने पर केदारनाथ जी को प्रसाद करना था आपको, तो हानि से आपको कुरहनी याद रखना था और केदारनाथ से आपको केदार प्रसाद गुप्ता याद रखना था। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अगला जो आपका विधानसभा से उपचुनाव से आपका संबंधित प्रश्न आएगा बिहार से, तो आप सही करके आइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गौतम जो बुद्ध है वो किस कुल से संबंधित है? क्षत्रिय कुल दिया गया था, आपका वैश्य कुल दिया गया था, तो दिया गया था। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आपका। तो पहली बात तो आपका गौतम तो क्षत्रिय कुल से आपका संबंधित, तो इसका राइट आंसर आपका क्षत्रिय हो जाना चाहिए। इसके अलावा गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये आपका इनका बचपन का जो नाम है सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में आपका लुम्बिनी, जो कि आपका भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, एक कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उनके परिवार शाक कुल से संबंधित है, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन करते थे। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध के जो पिता है सुद्धोधन प्राचीन कपिलवस्तु में रहने वाली शाक जनजाति के प्रमुख भी रह चुके थे। इसके अलावा 29 वर्ष की आयु में गौतम ने गृह त्याग किया था और समृद्ध जीवन को अस्वीकार करके तपस्या और अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कौन से उम्र में किया था, तो आपका राइट आंसर 29 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा इसका राइट आंसर आपका दोस्तों कुलीन परिवार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे आपका ज्ञान का प्राप्ति किया था। इसके अलावा पहला उपदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ एक गांव था, वहीं पर आपका पहला उपदेश दिया था, जिसे कि इतिहास में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया था, तो कौन से बैसाख के दिन हुआ था? तो कौन से आपका पूर्णिमा के दिन हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका निधन हो गया था। और बताएं तो उन्हें भगवान बुद्ध का 10 अवतार यानी कि 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट्स आपको गौतम बुद्ध से ही संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आप आशा करते हैं कि अगला जो एग्जाम में आएगा आप उसको सही करके आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया में आपका कब हुआ था? आपके ऑप्शन में 2001, 2018, 1994 और इस प्रकार करके आपको दिया गया था। तो आपको बता दें कि अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, कितना बार? 5 बार आपका राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है। पहला आपका 1938, आपका 1962, इसका 1982, 2006 और 2018। तो 2018 शायद आपके ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात करें आगे आने वाले खेलों का, तो 2026 में भी आपका ऑस्ट्रेलिया है जो कि राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा। ठीक है, किसी भी अन्य राष्ट्र से अधिक आपका जो मेजबानी करने का आपका खिताब है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अब तक कौन कौन सा देश 2 बार से अधिक आपका राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है? तो ऑकलैंड है जो कि 1950 से 1990, 1950 से 1990 में, और एडिनबर्ग 1970 से 1986 में आपका राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप मैप भी आपको लगा दिए हैं, जो कि आपको समझने में आसानी होगा। तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कब कब ऑस्ट्रेलिया ने आपका राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया है। तो 62 में, 1982 में, 18 में, 50 में और 38 में। इसके अलावा ये न्यूजीलैंड का मैप है। न्यूजीलैंड देख सकते हैं आपका 1974 में, 1990 में आपका राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत के प्रदेश में, तो भारत दोस्तों आपका मात्र एक बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था, जो कि दिल्ली में मेजबानी कर चुका था। यह भारत के लिए सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल था। इसमें भारत ने बहुत सारे पदक को जीते थे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम की बात करें तो बेकिंग सोडा का दोस्तों आपका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का आपका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा को दोस्तों आपका सोडियम कार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कि आपका मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। अब बात करें इसका अनुसूत्र का, तो अनुसूत्र दोस्तों आपका NaHCO3 आपका इसका अनुसूत्र होता है। इसका IPC नेम आपका सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा जो अवार्ड है जो कि नेशनल गेम्स यानी नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल के अवसर पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मालूम होगा प्रत्येक वर्ष भारत में 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिनका जन्म सन 1905 में इस तारीख को हुआ था। कब? 29 अगस्त 1905 को। तो राष्ट्रीय खेल आपका उस दिन मनाया जाता है। इसके बाद बात करें आपका कि इस पर आपका कौन कौन से जो पुरस्कार है आपको दिए जाते हैं, तो इस समय आपके देश के राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसे पुरस्कार है जो कि प्रदान किए जाते हैं। आपके ऑप्शन में महावीर पुरस्कार था या परमवीर पुरस्कार था जो कि आपके राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। क्वेश्चन आपका दिया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की तरफ से कौन भाग ले सकते हैं, विधान परिषद या विधानसभा या विधान परिषद विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपका सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए आपका एक निर्वाचक मंडल को गठन किया जाता है जिनमें आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि संसद में आपका 2 सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा ओनली निर्वाचित, नो मनोनीत। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी क्यों कि दिल्ली पुडुचेरी तो आपका केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यहाँ पर आपका विधानसभा है, इसलिए आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ के भाग लेते हैं। तो कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसके अलावा राज्यसभा के राज्यों के विधानसभा, ठीक है, राज्यसभा के विधानसभा लेते हैं। विधान परिषद इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद इसमें चुनाव में भाग इसलिए नहीं लेते हैं कि भारत के सभी राज्यों में आपका विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही आपका विधान परिषद है। ठीक है, इस कारण आपका विधान परिषद को जो लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामले में सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत कोई भी भाग आपका नहीं लेते हैं। तब मनोनीत याद रखिएगा, मनोनीत जो लोग होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वे आपका भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मान मनोनीत कौन करता है तो वो आपका राष्ट्रपति ही करता है। ओबियसली से आपका राष्ट्रपति जब मनोनीत करता है तो चुनाव जब बारी आएगा तो वो उनको ही वोट डालेंगे। इस कारण आपका मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कथकली से संबंधित नर्तक कौन है, संबंधित कलाकार से पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें से एक ऑप्शन स्टूडेंट बता पाए आपका शोभना नारायण जो कि आपका कथक से संबंधित था। तो ये आपका आंसर तो नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इस वीडियो में आपका कथक के प्रमुख कलाकारों को डिस्कस कर देते हैं। पहला तो आपका वल्लातोल रामायण, आपका शांताराव, उदय शंकर, कृष्ण रनकट्टी, मृणाली साराभाई, राम गोपाल कृष्ण नायर, ये सभी जो कलाकार है आपका कथकली से संबंधित है। इसके अलावा उड़ीसा से बात करेंगे तो उड़ीसा से आपका प्रियबंदा मोहंती, माधवी मुदगुल, मीनाती दास, रजना डेनियल्स, सोनल मानसिंह, कालीचरण पटनायक, ये सब आपका उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा मणिपुर से बात करेंगे तो आपका चिंता कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति या राधा रेड्डी, ये दोस्तों आपका मणिपुर से संबंधित नहीं है। मणिपुर तो आपका मणिपुर का राष्ट्रीय डांस है। ये दोस्तों आपका शायद आंध्र प्रदेश के जो कुचिपुड़ी डांस है वहाँ से आपका संबंधित है। राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी और आपका चिंता कृष्णमूर्ति, ये आपका दोस्तों कहाँ से? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम से बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपका कौन है? तो आपका रुक्मणी देवी अरुणले, ये सब दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित नर्तक हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि कौन सा जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन जो होता है उसमें आपका जो रिएक्टेंट होता है वो वापस से प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर दोस्तों मुझे मालूम अभी नहीं चल पाया है। ठीक है, तो लेकिन आपको बता दें कि रिएक्शन जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जो कि संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक
एकल उत्पाद का निर्माण होता है जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका दूसरा जो आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसको यौगिक से अलग कर देता है। इसके अलावा चौथा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपका इस क्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो मेरे ख्याल से आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका रिएक्शन, जिसमें दोस्तों आपका क्या होता है, इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार आपका जो रिएक्शन है आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जब समझौता होता है उसमें आपका कौन कौन सम्मिलित होता है। ऑप्शन दिया गया था, 2 राज्य होता है, 2 शहर होता है या 2 देश होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संधि विभिन्न देशों के बीच एक समझौता है जो कि कानूनी रूप से अनुबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी है। तो ये आपका 2 देशों के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 देश हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापार, विज्ञान, अपराध, निरस्त्रीकरण, परिवहन और मानव अधिकारों को सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जब कोई राज्य उस राज्यों की पुष्टि करता है तो एक सम्मेलन कानूनी रूप से किसी विशेष राज्य के लिए बाध्यकारी हो जाता है। इसके अलावा हस्ताक्षर एक सम्मेलन को बाध्यकारी नहीं बनाता है, लेकिन ये सम्मेलन के सिद्धांत और देश के इरादे समर्थन के लिए समर्थन को इंगित करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है आपको सागर वासन जो कि आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनके द्वारा भेजा गया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए थे। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था एमएसपी लागू हुआ था, उच्च कोटि का बीज का उपयोग हुआ था या अधिक उर्वरक का उपयोग हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका उच्च कोटि का बीज का उपयोग हुआ था, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की बात करेंगे तो ये आपका 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। इनके प्रयास से विश्व में हरित क्रांति को जनक के रूप में माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो कि 1960 के दशक में भारत में भी शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें बात करें कौन कौन सी विशेषताएं आपका हरित क्रांति से थे, तो आपका अधिक उपज देने वाली किस्म की बीज यही आपका राइट आंसर था। इसके अलावा सुधरे हुए बीज, फिर रासायनिक खाद, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, पौध रक्षण, फसल चक्र, किसानों को बैंक की सुविधा, ये सब विशेषताएं आपके हरित क्रांति के थे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े आपको बता दें कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी तक के जिन्हें शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, लगभग 52 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, आज मिलाकर 56 शिफ्ट हो जाएंगे। उनमें पूछेगा आपका 1000 प्लस प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कर आपको अगर लेना है तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये पीडीएफ इसलिए भी पढ़ना चाहिए जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो ज़्यादातर जो आपके जीके के प्रश्न है इसी पीडीएफ से आ रहे हैं, या तो रिपीट हो रहे हैं या तो उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता कब आया था, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता से भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आपको बता दें भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती थी, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आपका लागू है। तो ये दोस्तों आपका कब आया था, तो आपका शायद राइट आंसर 1860 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1860 में दोस्तों यह अधिनियमित किया गया था जो भारत के लिए सामान्य दंड संहिता प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपका 1860 ऑप्शन में होगा तो आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक कितने ही प्रश्न मिले हैं, जो भी 1-2 को प्रश्न छूट गए होंगे उसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक देखिए पूछा गया इडुक्की जो वाद्य यंत्र है, इडुक्की नामक की वाद्य यंत्र कोई है, वो पूछा गया था किस राष्ट्रीय से संबंधित है। तो इसका जो आपका सही उच्चारण मुझे नहीं मिल पाया है, आप लोग में से जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं उसका सही उच्चारण कर दीजिएगा। इडुक्की से था EDUCAI, इस तरह का कोई आपका वाद्य यंत्र दिया गया था, ठीक है। तो आया हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हैलाकोंडी असम में
आपका स्थित है। भारत में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। स्टेडियम का मुख्य रूप से फुटबॉल और क्रिकेट के मैचों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके असम राज्य में यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो यहाँ पर योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी है। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 2017 में 12वीं अंतिम परियोजना रही है। यानी यहाँ पर आपकी अंतिम परियोजना पूछी गई थी, जैसे कि आपका पिछले शिफ्टों में यहाँ पर कार्यकाल पूछ लिया गया था कि 12वीं पंचवर्षीय जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था। तो आपका 2012 से लेकर के 2017 तक था। जैसा कि क्वेश्चन मोस्टली घुमा फिरा के वैसे ही रिपीट करके आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आपकी 12वीं थी, जिसका कार्यकाल यहाँ पर 2012 से 2017 तक था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक अधिकार संविधान के जो हैं उन्हें किस देश से लिया गया। जैसा कि मौलिक अधिकार के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में अंतिम रूप से विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से कि आपके संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया। तो ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, आपको हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF दी जाती है डेली बेसिस पर और आपको बाकी सारी अपडेट शेयर की जाती है। जैसे कि आपकी इस PDF में आपको जो मिलती है यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो है डेली PDF से यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में करवाया था। तो अशोक ने 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा हुआ था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध आपका 262 ईसा पूर्व में आपका होता है, 261 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। और ये आपका जो था अशोक का आखिरी विजय थी। इसके बाद इन्होंने धम्म नीति अपना ली थी इस युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होने से। और कल ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि धम्म नीति किस मौर्य शासक ने अपनाई थी। ये चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 13वां शिलालेख राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के वर्णन के बारे में लिखवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन करंट से ये पूछ लिया गया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर तक भाला फेंका था। तो नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर आपका भाला फेंका और टोक्यो ओलंपिक में बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये आपका जो 89.30 मीटर है ये इन्होंने फिनलैंड पर फेंका है, जबकि फिनलैंड ने हेलेंडर ने आपका 89, लेकिन वहाँ पर आपका जो 87 यानी कि 87 आपका 5 यानी 87.52 मीटर आपका टोक्यो ओलंपिक में फेंका हुआ था। तो 87.5 आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर है। और ये आपको जो 89.3 है ये आपका फिनलैंड के हेलेंडर में आपकी जो दूसरी प्रतिस्पर्धा थी उसमें नीरज चोपड़ा ने फेंक करके यहाँ पर आपका भाला अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो 87.53 मीटर जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हरियाणा के लोक नृत्य निम्न में से कौन नहीं है। वहाँ पर आपको हरियाणा के लोक नृत्य दिए थे, एक आपको हरियाणा का नहीं दिया हुआ था, तो पूछ लिया था कि कौन सा यहाँ पर नहीं है। लेकिन उससे पहले कि जैसे कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मोस्टली, तो अभी तक आपकी जितनी 48 शिफ्टों में SSC GD का एग्जाम हो गया और 48 शिफ्टों को मिला करके देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट 900 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके GK GS के पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको मर्ज करके एक PDF तैयार कर दी गई है। और उस PDF की अगर हम बात करें तो उसका जो मिनिमम शुल्क है आपका PDF का यहाँ पर 20 रुपये मात्र आपका चार्ज उस PDF का रखा गया है। और उस PDF की बात करें तो यहाँ पर आपका जो नंबर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये PDF आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन इस आपका कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन इस PDF से पूछा जा रहा है। तो इस PDF को परचेस कर लेना। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मिनिमम चार्ज यहाँ पर 20 रुपीज़ का रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा नहीं। तो अगर यहाँ पर हरियाणा के लोक नृत्य की बात करें तो तीज नृत्य आपका हरियाणा का होता है। लूर नृत्य की बात की जाए तो ये भी हरियाणा का हो जाता है। इसके साथ साथ आपका खोड़िया नृत्य होता है, फाग नृत्य होता है, ये सारे हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य होते हैं। लेकिन ऑप्शन में एक आपको रऊफ दिया हुआ था, रऊफ लोक नृत्य दिया हुआ था। तो यहाँ पर रऊफ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का संबंधित नृत्य है, जो कि पूछा जा चुका है पिछले शिफ्टों में कि रऊफ किस राज्य से संबंधित आपका लोक नृत्य है। तो रऊफ दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक केमिस्ट्री का आया हुआ था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र पूछ लिया गया था, जिसका NaSCO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और NaCO की बात करें CH3 की, तो ये खाने वाला आपका सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो NaSCO3 यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट जियोग्राफी में जो क्वेश्चन आया हुआ था रिवर्स से अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है। तो गंगा नदी की बात करें तो आपकी ये भारत की प्रमुख नदियों में से एक होती है, जो पूर्व में उत्तरी भारत के गंगा मैदान से होकर बांग्लादेश में आपकी बहती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड के राज्य में स्थित हिमालय से लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। तो बंगाल का खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल आपको ऑप्शन में गिवन होगा, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर गंगा नदी आपकी गिरती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था और केमिस्ट्री साइंस में था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, POP का रासायनिक नाम की, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP का आपका यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक आया हुआ था कि राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है। का राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल जो आपका इनकम होती है उसकी बात करें, तो आंकड़ों को करते हुए इसे ध्यान में रखने के वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर 2000 यानी कि तिमाही जो आपका 3 महीने में आपका यहाँ पर GDP राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो 3 माह आपको दिया होगा, 3 महीने दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था, जो कि 3 महीने में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आपका कि 2022 में केरल के शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम से या कुछ आपका जो संबंधित आपका पूछा गया था किसको आपका अवार्ड दिया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2022 के करंट से। थोड़ा क्वेश्चन में कंफर्मेशन कम है। तो अगर बात करें तो आपकी जो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश की जो नृत्यांगना रही हैं अपर्णा सतीशन को वैश्विक स्तर पर उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए आपका राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार आपका 2022 में दिया गया है। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज है तो आपको कॉमेंट करके यहाँ पर बता देना, तो आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया। तो अगर रक्षाबंधन की बात करें तो यहाँ पर 11 अगस्त 2022 आपका मनाया गया था 2022 में। तो यहाँ पर आपको महीने अगस्त या जो भी आपको महीने दिए होंगे, अगर आपको हिंदी में आपको महीने दिया हुआ तो श्रावण मास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हिंदी में दिए हुए थे। बाकी अगर आपको इंग्लिश के महीने दिए हुए थे तो अगस्त माह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पर कि राज्य के महाअधिवक्ता का चयन कौन करता है, यानी राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है उसका चयन कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके भारत के महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह से आपका जो महाअधिवक्ता की नियुक्ति वो आपके राज्य जिस राज्य के लिए किया जाता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हो सकता है आपसे आर्टिकल भी पूछा जाए तो 165 इसका अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप शिफ्टों में देखेंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से आपसे पूछ लिए जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कुछ PDF से आपके 10 से 12 क्वेश्चन हैं आपके आज छप गए आज के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका एक CBDT से संबंधित कुछ आया हुआ था कि CBDT का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या ऐसा कुछ आपका रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो अगर CBDT के अध्यक्ष की बात करें पूछा गया था तो नितिन गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष हैं। IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी और वर्तमान में CBDT के सदस्य के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर अगर आपका अध्यक्ष पूछा गया था तो नितिन गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद में है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार हमने रिपीट किया है, हर शिफ्ट में आपको डिस्कस कर ही देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपका 11वां जो
मौलिक कर्तव्य आपका 51A अनुच्छेद में वर्णित है। भाग की बात करेगा तो भाग 4A में, ठीक है। आपका मौलिक कर्तव्य जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो उस समय आपका 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 11 जो मौलिक कर्तव्य है, तो एक मौलिक कर्तव्य आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51A और भाग 4A में वर्णित है। इसके अलावा इस मौलिक कर्तव्य को आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका लिया गया है रूस के संविधान से, जो पहले आपका USSR था, अब रूस हो गया है, ठीक है। इसके अलावा समिति की बात करेंगे तो समिति आपका यशवंत सिंह समिति आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इस वंश का जो स्थापना है आपको बता दें 255 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका विंध्य शक्ति हो जाएगा। विंध्य शक्ति ने 255 ईसा पूर्व में इस राजवंश का स्थापना किया था, इस वंश का। इसके अलावा इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है आपका राजा परमेश्वरन है। कौन है? राजा परमेश्वरन है जो प्रथम था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यमुना नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो यमुना एक आपका भारत की एक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपका ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलता है, तो आपका यमुनोत्री से निकलता है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां है चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन उल्लेखनीय है। और यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होता है, वहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में जाके मिल जाता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा उत्तरकाशी या यमुनोत्री आपका या गढ़वाल आपका ऑप्शन में कोई दिया गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, साइना नेहवाल, मिताली राज, सानिया मिर्जा, एक था आपका अंजुमन चोपड़ा था, ठीक है। तो अंजुमन चोपड़ा था, इसमें आपका मिताली राज वाला जो आपका था वो गलत दिया गया था, ठीक है। मिताली राज की बात करेंगे तो मिताली राज दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा सानिया मिर्जा दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित? सानिया मिर्जा आपका मुंबई महाराष्ट्र, और सानिया नेहवाल दोस्तों आपका हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। एक ऑप्शन बताया था कर्नल मल्लेश्वर, लेकिन नहीं, कर्नल मल्लेश्वरी आपका नहीं था, आपका था अंजुमन चोपड़ा था, ठीक है। तो इसके अलावा कर्नल मल्लेश्वरी की बात करेंगे श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश इनका संबंध है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल की बात करें तो आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और मिताली राज जो कि आपका क्रिकेट की खिलाड़ी है। तो मिताली राज वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका स्टूडेंट के द्वारा कहना जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था। एक पूछा गया था बजरंग पुनिया ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक को जीता था, तो इसका राइट आंसर आपका टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आपका 21 में खेला गया था। सेमीफाइनल के मुकाबले में बजरंग पुनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया था, और किस वर्ग में? तो 65 kg भार वर्ग में आपका ब्रोंज मेडल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से पछाड़ा था। तो ये भी आपके क्वेश्चन में सम्मिलित था कि बजरंग पुनिया ने आपके ये कजाकिस्तान के जो पहलवान थे दौलत नियाज को हराकर किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हो जाएगा। बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो आपका भारत ये हुआ था टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है, और भारत ने इसमें आपका 7 पदक जीता था। सबसे ज़्यादा पदक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो बात करें विधि आयोग का, तो 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आपका ऋतुराज अवस्थी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें विधि आयोग को प्रथम अध्यक्ष का, तो भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना किया था। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी थे श्री MS सीतलवार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो MS सीतलवार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो अभी का राइट आंसर आपका ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पश्चिम बंगाल की सीमा है जो कि किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है, तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पहला तो आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपका बांग्लादेश है, भूटान है, और उत्तर पश्चिम में नेपाल है, ठीक है। तो कौन कौन से? पूर्व में तो आपका बांग्लादेश है, उत्तर में आपका नेपाल भूटान है, और उत्तर पश्चिम में आपका नेपाल है। तो पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आज का राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे पश्चिमी लंबी भूमि सीमा है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। भूटान और आपका ये नेपाल भी ऑप्शन में था, ठीक है। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल का, तो आपका तो हो गया। एक क्वेश्चन था आपका 101वां संविधान संशोधन से संबंधित था कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा माल और सेवा कर यानी कि GST। भारत में GST विधेयक को पहली बार संविधान संशोधन 122वें संशोधन विधेयक के अनुसार 2014 में अनुसारित करने का प्रस्ताव किया गया था। इससे 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा के द्वारा संविधान 101 संविधान अधिनियम 2016 में फिर से जारी किया गया था, ठीक है। तो आपका GST से संबंधित था 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
कोई मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश का कोई नृत्य पूछा था आपसे कि मध्य प्रदेश के मालवा में कोई मटका लेकर जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है उसका नृत्य का नाम पूछा गया था। तो इसका आंसर तो मिल नहीं पाया, स्टूडेंट के द्वारा भी कंफर्म नहीं हो चुका है। लेकिन मालवा में दोस्तों आपका सामुदायिक नृत्य मटकी शायद ऑप्शन में होगा, शायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। मटकी नृत्य में क्या होता है कि नर्तक जल के बर्तन को संतुलित करके एक गोलाकार गति में प्रदर्शन करती है। वो अपने हाथों और पैरों को तेजी से हिलाते हुए अपने सिर पर मटकी को बहुत ही कुशलता से संतुलित करती है। तो ये आपका मटकी नृत्य में आपका संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का फॉर्मूला, तो Na2CO3 10H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका रासायनिक यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट का एक अकार्बनिक हाइड्रेट है, इसे सोडियम युक्त था और इसका नाम पहले से सोडा एस पड़ा था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। चलिए अगला जो देख लेते हैं। अगला आपका पूछा गया था गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम किसका अंग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका कोशिकांग। कोशिकांग आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका कोशिकांग हो जाएगा। और एमपी के मालवा वाला दोस्तों आपका शायद ऑप्शन में मटकी नृत्य होगा, तो आपका देख लीजिएगा राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन में मटकी था, स्टूडेंट ने कहा कि ऑप्शन में मटकी था, तो आपका मटकी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने किस पूर्णिमा के दिन महानिपान प्राप्त किए थे, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का जो 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पंचतत्व में विलीन हुए थे, इस दिन को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुंबई के विश्वविद्यालय से कौन सा नृत्य है जो कि संबंधित है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम में दिया गया होगा, तो मेरे ख्याल से आपका भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये शायद आपका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम ही हो जाना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कौन सा पार्टी था आपका, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे मुख्य रूप से, तो ये आपका महाराष्ट्र में आधारित एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके शरद पवार जी हैं। ठीक है, तो आपका शरद पवार इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा इसका जो गठन है आपका 10 जून 1999 को 23 वर्ष पहले आपका किया गया था। बात करें लोकसभा में, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी की कितनी सीट हैं, तो 5 सीट है और राज्यसभा में 4 सीट है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा में आपका 54 है, केरल में 2 विधानसभा सीट है, गुजरात में 1 है, गोवा में 1 है, झारखंड में 1 विधानसभा की सीट है आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन तो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लगभग सभी क्वेश्चन है जो कि हमने आपको बताने का प्रयास है जो कि किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं और भी क्वेश्चन कोई स्टूडेंट बताए हैं तो देख लेते हैं। तो यही सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलते थे। एक लता का सिनोनिम्स आया था, उत्तम का विलोम आता है, उत्तम का विलोम आप लोग बता दीजिएगा। लता का सिनोनिम्स आया था, ऑप्शन में आपका पूछा गया था कौन सा सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थी आपका नहीं है, तो आपका कली, कोमल, झलक इस प्रकार का दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपका एनडीआरएफ की एमडी पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे कि पूछा गया था। तो एनडीआरएफ की एमडी की बात कर लेते हैं, तो आपके अतुल करवाल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन दोस्तों आपका वाणिज्य बैंक से भी देखने को मिला है, तो आप लोग क्वेश्चन को बता दीजिएगा। लगभग हमने सारे क्वेश्चन को आपको सामने डिस्कस करने का प्रयास है जो कि किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपका पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ देखिए, पीडीएफ ये आपके बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है जिनका भी अभी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। जो लोग भी पीडीएफ को नहीं पढ़ रहे हैं बहुत ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। जो लोग भी पढ़ के जा रहे हैं आराम से 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू पीडीएफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम में आपका एग्जाम हुआ है, लगभग 52 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर और प्रश्नोत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने तैयार किया है, जो कि इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। जो आप इसको लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है जो कि सामने दिया गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका पेमेंट 20 रुपये, लेकिन दोनों एक साथ लीजिएगा तो आपको 30 रुपये में दोनों है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोग भी आपका एग्जाम देकर आ रहे हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सर आपका पीडीएफ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हमारे जीके के पोस्टर में। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा।